देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 2025 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 6। अब इन 6 क्वेश्चन में से अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे और कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थे। कितने सिंपल थे कितने कॉम्प्लिकेटेड थे ये भी हम समझते हैं और इनको कैसे हैंडल करना है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखें, लेट द लाइन x/4 + y/2 = 1 मीट द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट a एंड b रिस्पेक्टिवली, एम एट द मिस पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अब ये जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बाद में करते हैं। अब ये देखिए क्या है, अगला ही क्वेश्चन सिंपल था। द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन 2y = x + 1 एंड y = 3x + 2। हम ऑल 6 क्वेश्चन करेंगे। अब एंगल पूछा है तो पहले का स्लोप है 1/2, दूसरे का स्लोप है 3। अच्छा एक चीज़ समझिए कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। और जब भी इसमें रूट नहीं आए तो ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल होते हैं, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 और tan 60 की कितनी होती है, √3। अब ये नहीं है तो पक्की बात है कि एंगल 45 बन रहा होगा, और अगर एंगल 45 बन रहा होगा तो उसका ऑब्ट्यूज कितना बन रहा होगा, 135। यस और नो? तो इसका मतलब एंगल कितना बन गया, 3π/4। बिना करे, बाकी आप करते मेथड से तो आप लिखते हैं tan θ = 3 - 1/2 अपॉन 1 + 3/2। देखो आप खुद सॉल्व करो तो tan θ हो गया 5/5 यानी 1, तो थीटा 45 पर एक्यूट नहीं पूछा है, ऑब्ट्यूज पूछा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो गया, 3π/4 यानी 135 डिग्री, राइट। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या है जो आया हुआ है 25 में। द सर्कल x² + y² + αx + βy + γ = 0 इज द इमेज ऑफ द सर्कल x² + y² - 6x - 10y + 30 = 0 अक्रॉस द लाइन 3x + y = 2। द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा + गामा इज वेयर दिस इज रिप्रेजेंट फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि स्टेप फंक्शन होता है। अब देखिए इसको देख के समझ में आ रहा है कि आपको इसमें टाइम लग सकता है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग किया तो भी पहले कोऑर्डिनेट के वो क्वेश्चन करो जो आपको इजीली बनते हैं। इस सेशन में तो मैं आपको पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर पहले कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल विथ इट्स सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x - y - 2 = 0 देन द एरिया ऑफ द सर्कल। अब ये सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, राइट, ये टच कर रहा है, तो सेंटर भी मान लो AA और रेडियस भी A ही होने वाला है। और एक लाइन और है जिसकी अगर देखें तो इस तरह की लाइन होगी, x - y = 2 है तो x का 2 है, y का, इस तरह की कोई लाइन होगी जो टच करते हुए जा रही है। तो यदि इस लाइन पर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं तो उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, तो a - 2 अपॉन √2, ये कैंसिल, तो a आ गया √2। अच्छा एरिया क्या होता है, πr², तो ये हो गया 2π, यानी ये क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते थे, राइट। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = x, वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दैट सेंट्राइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था, लेट f1 f2 बी द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। अब ये थोड़ा सा देख के आपको समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से 6 क्वेश्चन थे, फिर हम बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो ये क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन किया जिसका आंसर आप लोग हमेशा बोलते हो 8a√3, जिसमें लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा है। अब इसमें लेंथ नहीं पूछा है, पर है क्वेश्चन कुछ वैसा ही। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स तो वही है, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x और y मान लूँ तो इसके होंगे x और -y, राइट। अभी थोड़ी देर के लिए वही सेम l लेंथ मान लेते हैं। अब ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री होगा, तो ये x है ये y है, तो आप बताओ cos 30 कितना होगा। तो आप बोलोगे सर cos 30 = x/L, और sin 30 = आप बोलेंगे y/L। इसका मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ गई
√3l/2 और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई l/2। अब ये पॉइंट ऑन द कर्व है, राइट? तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो y² = x, तो y² मतलब l²/4 = √3/2l। l से एक l कैंसिल, एक 2 कैंसिल, यस और नो? क्लियर है बात? तो l कितना आ गया बताइए? l आ गया l² ये cos 30 की आपने वैल्यू रख दी थी, है ना? तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, ठीक है, और यहाँ sin 30 की। तो y² = l²/4 = √3l/2। तो अगर मैं देखूँ तो मेरी l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2√3। तो 2√3 से अगर मैं यहाँ रखूँ तो x क्या आ गया बताओ? √3/2 × 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x आ गया 3, और y 2√3 मतलब l की जगह रखा अपॉन 2, तो √3। मतलब मुझे इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट मिल गए 3√3, तो इसके अपने आप ही पता चल गया 3 - √3, और ये तो 0 0 है, तो सेंट्रोइड 3 + 3 6 + 0 6/3 मतलब 2, तो आंसर यहीं पे आ गया, y तो 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए सीधे सीधे 0 0 3√3 और 3 - √3। ओके, अब ये 3 क्वेश्चन थे जो सिंपल थे। अब बाकी क्वेश्चन जो थे वो भी हम देखते हैं, ये तो हमने अभी किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कोऑर्डिनेट का आया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ज़रा देखिए, और ये कितना टाइम लेगा वो भी आप समझेंगे। अब ज़रा इस क्वेश्चन पे हम जाएं तो क्या क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से समझ के करिएगा और नोट भी करते चलिएगा। लेट द लाइन x/4 + y/2 = 1 मीट x एक्सेस एंड y एक्सेस, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। उधर डायग्राम बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे। मीट द x एक्सेस एंड y एक्सेस एट a एंड b रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो एक लाइन है जो कि ये हो गई a और b पर मीट कर रही है। तो a के कोऑर्डिनेट है 4, 0, b के कोऑर्डिनेट है बेटा 0, 2। नाउ उसके आगे पढ़ते हैं। मीट द कोऑर्डिनेट a एंड b रिस्पेक्टिवली। m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। m मिड पॉइंट है साइड का, मान लो m ये हो गया, और मिड पॉइंट बोला तो ऑब्वियसली 2, 1 हो गया कोऑर्डिनेट। m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड m डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट m अक्रॉस द लाइन x + y = 1। एक और कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है x + y = 1 मतलब 1 0 और 0 1। इस अक्रॉस, ये लाइन है अक्रॉस, ठीक है। बोला है m डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट m अक्रॉस द लाइन x + y = 1 लेट, ठीक है भाई, बड़ा प्यारा। लेट पॉइंट p लाई ऑन द लाइन x + y = 1 सच दैट, p पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ओके, सच दैट ट्राइंगल a BP इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो AP = BP, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AP, देन द डिस्टेंस बिटवीन M डैश एंड P। तो अब एक चीज़ समझिए कि पहले तो M डैश ये मिरर जैसा काम कर रहा है, तो M डैश यहाँ कहीं होगा, कहीं ना कहीं। सपोज M डैश मैं मान लेता हूँ यहाँ है, मतलब बेसिकली इसकी इमेज निकालनी है, ठीक, इस लाइन के क्रॉस। तो M डैश यहाँ मान लेते हैं, अभी तो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे M डैश, और फिर हमें निकालना M डैश डिस्टेंस बिटवीन M डैश एंड P, यानी मुझे पहले तो P के कोऑर्डिनेट लगेंगे, राइट, और P के कोऑर्डिनेट के साथ साथ मुझे क्या क्या करना है वो आप अच्छे से समझ लो। फिर आपने कोऑर्डिनेट निकाले P के, फिर M डैश के कोऑर्डिनेट निकालोगे। M डैश इमेज है, इमेज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकालते हैं।
तो इमेज निकालेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, पहले आप डायग्राम बनाओ, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना इस क्वेश्चन को, तो मज़ा आएगा आपको करने में। तो चलिए सबसे पहले अलग से मैं आपको बोलूँगा कि ये m की लाइन है। क्या लाइन है जिसकी इक्वेशन दी थी 2x + 4y = 4। ठीक, इस लाइन पर कहीं एक कोई पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर आप मान लो फुट हो गया, मतलब ये लाइन हो गई x + y, मतलब आप ऐसा सोच लो कि हमारे पास m के कोऑर्डिनेट है 2, 1, एक लाइन दी x + y = 1 और ये m' है। तो सबसे पहले मुझे इसके फुट निकालने पड़ेंगे, राइट। अब फुट कैसे निकालते हैं याद होगा। अब इसको अभी हम मान लेते हैं इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी ए, कुछ भी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन होगी x - y = लैम्डा, क्यों, इससे परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू 2 - 1 = लैम्डा, लैम्डा आ गया 1, यानी इस लाइन की इक्वेशन हो गई बेटा x - y - 1 = 0। इसकी x + y = 1 या x + y - 1 = 0, y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू 1 रख दो तो y की 0, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 0। अब इसका ही m' इमेज होगा, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, तो 2, 1, तो ये 0, ये 1, 0 और -1, मतलब मुझे पहले तो एक m' के कोऑर्डिनेट मिल गए क्लियरली 0, -1। कैसे, पहले आपने अलग बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप करना, और अब आप समझ पाओगे कि किस तरह से उलझाया जाता पेपर में और आपको कैसे निकलना आना चाहिए। तो सबसे पहले इस लाइन की बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पर मैंने परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली, पी कहीं और है, ये परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली। अब परपेंडिकुलर इक्वेशन हो गई x - y = लैम्डा, ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला, और m' और m का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, पर इतने तो आपको ध्यान है कि ये 2, 1 है, ये हो गया 1, 0, और ये निकालना था x और y, तो ये मिड पॉइंट है, तो आपने निकाल लिया 0, -1। एक चीज़ खत्म। अब बात करते हैं p की, कि अब p कैसे निकालेंगे, राइट। अब p निकालने के लिए एक चीज़ बताइए कि अभी हम थोड़ी देर के लिए p के कोऑर्डिनेट को क्यों ना h और k मान लें, एक्स वाई भी मान सकते थे, ठीक है, एच के मान लिया। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पता है कि पी ए किसके इक्वल दिया है, पी बी के, तो एच माइनस इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो एच - 4 का होल स्क्वायर प्लस के - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच - 0 का स्क्वायर प्लस के - 2 का होल स्क्वायर बेटा, राइट। तो अब इसको सॉल्व किया तो h स्क्वायर के स्क्वायर इसके कैंसिल हो जाएंगे। चलो स्टेप समझाने के लिए लिख देता हूँ, प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -4k + 4, राइट। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अब एक तरह से 8h - 4k इक्वल टू 12 बोल सकते हो आप, या 2h - k = 3। ठीक, ये एक इक्वेशन आ गई बेटा। अच्छा, h के किस लाइन पर थे, x + y = 1 पर, तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो h + k = 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, h + k = 1, 2h - k = 3, ये कैंसिल, तो 3h = 4, राइट, इसीलिए रेशो में आ रहा आंसर। तो h = 4/3, ओके। h की वैल्यू 4/3 यहाँ रख दो, तो k की आ गई 1 - 4/3, यानी -1/3। हो गया काम, मतलब मुझे p के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। क्या मिल गए बताओ, 4/3, -1/3। अब मुझे p से m' का डिस्टेंस बताना है, ओके। कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखिए, अब आपके पास यहाँ पर p है जिसके कोऑर्डिनेट है 4/3, -1/3, यहाँ पर m' है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -1। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था और अच्छा खासा टाइम टेकिंग भी था। अब आपने निकाला PM' डिस्टेंस में 2 पॉइंट से, तो 4/3 - 0 का स्क्वायर, सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो -1/3 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा 16/9। अब यहाँ पे मिलेगा कितना,
2/3 तो 4/9, इसका मतलब √20/3 यानी 2√5/3 इज आ आंसर। तो आंसर हुआ 2√5/3। बट बिना अंडरस्टैंड किए ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व इट, राइट। बट जैसे कुछ कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हमने पहले करे वो सिंपल थे, तो आप जिन जिन टॉपिक को करके जा रहे हैं उसका वो एरिया जिस पे कमांड है पहले वो पकड़े, फिर वो पकड़े जो एरिया में आपको टाइम लगता है, अगर टाइम बचता है तो। चलिए अब कोऑर्डिनेट के आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें आपने देखा 3 क्वेश्चन सिंपल थे, पहले ने एक ने टाइम लिया। अब इसको भी देखते हैं क्या है। द सर्कल x² + y² + α x + βy + गामा = 0 इज द इमेज ऑफ द सर्कल x² + y² - 6x - 10y + 30 = 0 अक्रॉस द लाइन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा + गामा वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को यही बोलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझे, तो इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी रिफ्लेक्शन निकालना है सर्कल का तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है जिसके आपको सेंटर पहले से पता अल्फ़ा और बीटा है और रेडियस मान लो ए है। तो आप रिफ्लेक्शन के साथ बात कर रहे हैं, तो जो दूसरा सर्कल होगा उसके सेंटर मान लो एच और के है, बस रेडियस ए ही होगा। और ये लाइन है अक्रॉस द लाइन, अगर बोला x + by + c = 0। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी है, टाइम टेकिंग भी, और अगर इसका आपको रिफ्लेक्शन फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्वेश्चन में भी उलझ जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल जो आपको निकालना है h - α/a लाइन वाला, k - β/b = -2 टाइम्स ऑफ a अल्फ़ा + b बीटा + c अपॉन a² + b²। इसकी हेल्प से आप इसका सेंटर निकालेंगे, रेडियस ऑलरेडी पता है, उससे इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा मिलेगा और फिर उसका सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये तो फार्मूला हो गया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको मैं समझूं, तो क्वेश्चन ये कहता है कि पहला सर्कल जिसका सेंटर जिसका निकालना 3 और 10 है और रेडियस हो जाए 3 और 5 है और रेडियस हो जाएगा 9 + 25 - 30 यानी 2। अब जो सर्कल है जिसकी हम रिफ्लेक्शन निकालना है उस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं एच के, रेडियस ऑलरेडी पता है 2। अब एच के कैसे निकालेंगे और लाइन क्या है अक्रॉस द लाइन, तो 3x + y - 2 = 0। तो आप निकालेंगे h - 3/2 k - 5/1 = -2 × 3 × 3 9 + 5 - 2/9 + 1। याद रखिएगा a² + b² नीचे आता है, राइट, a² + b²। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो h - 3/2 = k - 5/1 = -1/5 क्योंकि 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, मतलब -12/5। तो h - 3 = -24 ये /3 था, /3 था भाई, याद रखना, छोटी सी भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो h - 3/3 = -12/5, देन h = -12 - 36/5 + 3, तो h = -21/5। 15 हो जाए, हाँ ठीक है। तो ये आ गया -21/5, ठीक है। अब बात करते हैं k की, तो k - 5 = -12/5, देन k = -12/5 + 5 यानी प्लस का 13/5, 25, यस, तो 13/5। अब मेरे पास एक क्लियरली अगले सर्कल का सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। अब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, यानी अब मुझे जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर है 21/5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, y - 13/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सेंटर रेडियस फॉर्म। ओपन करिए, x² + 42/5x + 441/5 y² - 26/5y + 169/25 = 4, राइट। अब ये मेरे पास आ गया x² + y²
प्लस 42/5x माइनस 26/5y, इसको ऐड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर, ये 25 लिखना था, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप वो 169 प्लस 441 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 610। पाई 25 भी होगा तो 5 से कैंसिल कर दो, तो 122, राइट, 122। और इसमें करोगे आप बाय 5 माइनस 4, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो 102/5 बचेगा, राइट, प्लस का, तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस 102/5 इक्वल टू 0। एंड नाउ कंपेयरिंग ऑन, देखिए क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास देखिए क्या क्या आ गया, अल्फ़ा बोलो 42/5, बीटा बोलो माइनस 26/5 एंड गामा बोलो 102/5। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो आप एक तरह से, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है। तो ये देखिए पहले तो 42 प्लस 102 माइनस 26/5, राइट, ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 102 तो 118/5, तो कैंसिल कर दो 2 टाइम्स एंड 1 3, 23 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आ जाएगा 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 23। पर क्वेश्चन अच्छा खासा था, पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, दूसरा रिफ्लेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए, तीसरा सॉल्विंग टाइम बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार उलझा देते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन हैंडल करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 क्वेश्चन हमने देखे कोऑर्डिनेट के, उसमें 6 क्वेश्चन में से आपको समझ में आया 3 क्वेश्चन इज टू इजी। 3 क्वेश्चन में से हमने एक क्वेश्चन करा, फिर सर्कल वाला करा, अभी थर्ड कर रहे हैं। सबके टाइमिंग अलग अलग है और समझने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें तो लेट f1 f2 बी द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, एंड लेट o बी द ओरिजिन, let m be an arbitrary point on curve C and above x-axis and h be the point on MF1 such that MF2 perpendicular to F1 F2, MF1 perpendicular to OH equal to lambda F2 with lambda belong to this, then the range of eccentricity। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, 25 का क्वेश्चन है। सही डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली तो, कि अगर हम देखें तो हमें बोला क्या गया है। देखिए ये पैराबोला का 2 फोकस हो गए F2 और F1, स्टैंडर्ड ही है, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 बोला है। अब आपको ये बोला O इसका सेंटर हो गया, MF2 परपेंडिकुलर टू F1 F2, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर एक लेटस रेक्टम ही ले लें, सीधी। तो लेटस रेक्टम, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर माइनस AE 0 हैं तो इसके होंगे बेटा AE माइनस का कॉमा b² बाय a, इसके कोऑर्डिनेट होंगे AE 0। फिर बोला MF1 यानी ये M है, इससे आपने इसको ज्वाइन किया। अब H भी अ पॉइंट ऑन MF1, H इस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए H ये है, तो OH की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लिखा है OH इक्वल टू लैम्डा OF2। अच्छा OH का कैसे निकालेंगे तो बता रहा हूँ, लैम्डा ये हो जाएगा AE, क्योंकि OF2 मतलब AE। अब मुझे OH मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन है, तो हम MF1 की इक्वेशन निकालते हैं, राइट, इक्वेशन ऑफ MF1, और उसमें सीधा परपेंडिकुलर डालेंगे OH, तो लेंथ मिल जाएगी, कंपेयर कर देंगे और कुछ मत करिए। तो आप थोड़ा केयरफुली निकालिए, तो क्या होगा बताओ, ये 2 है पॉइंट, तो y माइनस 0 इक्वल टू b² बाय a माइनस 0 अपॉन माइनस AE इंटू x माइनस AE। अब देखिए क्या आ गया, y इक्वल टू b² अपॉन
माइनस 2a² इंटू एक्स माइनस ए। क्यों ना बी स्क्वायर को हम अभी यहीं रख दें, बार बार उलझेंगे नहीं, फिर परपेंडिकुलर डालेंगे बेटा। तो बाय इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह रखा a² इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन माइनस 2a² ई इंटू एक्स माइनस ए। देखिए a² कैंसिल। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है, थोड़ा इस डायग्राम को हम और छोटा कर देते हैं, आप समझ तो लिया आपने, ठीक है, समझ तो लिया ही आपने, तो अब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या आ गई इक्वेशन, ये आ गई y इक्वल टू, अब यहाँ का माइनस इधर कर दो, तो e² माइनस 1 अपॉन 2e x माइनस ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2ey इक्वल टू एक्स इंटू e² माइनस 1 माइनस ए ई इंटू e² माइनस 1 बेटा। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन देखूँ तो x इंटू e² माइनस 1 माइनस 2ey माइनस ए ई² माइनस 1, ये MF1 की इक्वेशन है और इक्वल टू 0, ये MF1 की बेटा इक्वेशन आ गई। अब क्या करूँगा मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से, तो OH निकालूंगा। तो OH जब निकालूंगा तो 0 0 डाला तो यहाँ 0 0 हो गया, तो ये ऊपर आ गया AE इंटू e² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट e² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4e²। ओके, देखो अब फ़ायदा मिल गया इसको, e² माइनस 2e² प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 4e² मतलब e² प्लस 2e² प्लस 1 यानी e² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, OH को बताओ क्या, AE e² माइनस 1 अपॉन e² प्लस 1। नाउ कंपेयरिंग, जो बोला है, क्या बोला है, OH इक्वल टू लेमडा OF2, तो ये बेटा AE इंटू e² माइनस 1 अपॉन e² प्लस 1, दिस इक्वल टू लेमडा AE, माइनस था पर मॉड है तो कैंसिल। अब देखो लेमडा की वैल्यू आ गई e² माइनस 1 अपॉन e² प्लस 1, और हमें ये पता है लेमडा जो है 2/5 से 5/3 दिया, बस हो गया काम। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब आपने लिखा 2/5 से e² माइनस 1 अपॉन e² प्लस 1 लेस देन 5/3, एक कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, ठीक है ना, 3/5 सॉरी ये 3/5 है, तो अब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, नीचे वाले को भी ऐड कर सकते हैं, तो 5 + 2 अपॉन 5 - 2 लेस देन e² प्लस 1 प्लस e² माइनस 1 अपॉन e² प्लस 1 माइनस e² प्लस 1 लेस देन 5 + 3 अपॉन 5 - 3, तो ये हो गया 7/3 2e² तो e² अपॉन 2 लेस देन 4। तो अब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 7/3 से 2, क्योंकि e निगेटिव नहीं होता है, तो अंडर रूट 7/3 to 2। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, आपको केवल ये करना था कि सबसे पहले ये लेटस रेक्टम ही लेनी थी और इससे इसकी इक्वेशन निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से OH निकाला और OH को लेमडा OF से कंपेयर कर दिया। बट दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड था, सॉल्व करने में भी टाइम टेकिंग था और हो सकता है एकदम से क्लिक ना भी करे, राइट।